नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम दूसरे शब्दों में उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा जो विषय है आज का होने वाला है और हम लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप लोग कापी और पेन लेकर के बैठिएगा, तब जा कर के आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उसकी तुलना में जब आप कापी और कलम लेके नहीं बैठते हैं। यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और भाग है। यह हमारे जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और भाग है। यह हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भाग है, अंश है। यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है, शब्दों का भंडार है, स्लोगन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो कि है तो बहुत इम्पोर्टेंट। बिना इसके अध्ययन के हमारा देश नहीं चल सकता। इसमें जो जो बातें लिखी हैं ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। यह हमारे देश के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। यह हमारे राजनेताओं, ये हमारे प्रशासनिक अधिकारियों, यह हमारे संसद के सदस्यों, ये हमारे विधानसभाओं के सदस्यों, इनके लिए मार्ग बताता है कि आपको किस रास्ते से काम करना है, किस रास्ते से इस देश को आगे की दिशा में लेके जाना है। यह न्यायपालिका को रास्ता बताता है कि न्यायपालिका न्याय किस तरीके से करेगा, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके करेगा। यानी कि देश का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ अगर आज के समय में कोई है तो वह है भारत का संविधान, जिसका प्रथम पृष्ठ जो होता है वह है उद्देशिका, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ भारतीय संविधान, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। हमने हेडिंग भी लगाई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो हमारा भारत है, इसको चलाने के लिए, इसके नागरिकों को शासित करने के लिए, इसके नागरिकों को सही दिशा में ले जाने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए, लोगों के न्याय को दिलाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए, उनके कर्तव्यों को बताने के लिए, उनके समूचे कर्तव्य परायणता को निर्धारित करने का जो काम करता है वो हमारा भारतीय संविधान है। आप सोच करके देखिए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस दृष्टि से, किस दिशा निर्देश से, किस भावनाओं से हमारे इस देश को एक सुंदर सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा संविधान दे दिया है, जो हम लोग इसका पालन करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये खूबसूरत सा संविधान आखिर इस प्रस्तावना में क्या है कि खूबसूरती को बयां करती है, क्या है जो आकर्षित करती है, ऐसा क्या है कि जो ये कहा जाता है कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है भारत का इस पूरे विश्व में। आप सोच करके देखिए, ऐसा क्या है, हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्या है इस प्रस्तावना में कि यह पूरे के पूरे संविधान को रेखांकित करता है, पूरे संविधान का अकेले प्रतिनिधित्व करता है एक पृष्ठ। ऐसा क्या है, हम लोग चलें जाने। अच्छा, एक बात और, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ये मैं जल्दी कहता नहीं हूं, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूं कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना है ये क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता ध्यान रखिएगा, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत
2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यह हमारा भारतीय संविधान कह रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किस लिए इस भाग को रखा गया। जैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं तो उस किताब में पहला दूसरा जो पृष्ठ होता है वो आपको बताता है कि इस किताब में क्या क्या है, कौन कौन से अध्याय हैं, कौन कौन सी चीजें इस किताब में हैं। तो आप उसको पढ़ लेते हो तो आप समझ जाते हैं हाँ हाँ इस किताब में ये चीजें हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी एक किताब है। उस किताब का जो पहला पृष्ठ है, पहला जो पन्ना है, वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और वही जो प्रस्तावना है वही बता रहा है कि भारतीय संविधान के उसके बाद वाले पृष्ठों में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जरा इसी को हमने इस साइड छांट के लिखा है, निकाल करके, सेलेक्ट करके, चयन करके लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या बयां किया गया है। पहली बात इसमें लिखा गया हम भारत के लोग। जरा इसका मतलब समझिए। आप जान रहे हो कि हम भारत के लोग मतलब हम सभी लोग, यही ना। ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब हो गया, यह संविधान कह रहा है कि ये भारतीय जनता जो भारत के लोग हैं वही अंतिम प्रभुसत्ता रखते हैं। अंतिम प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि सारी सत्ता, सारे संविधानों का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। भारत के संविधान को बनाने वाले वो भारत के लोग हैं, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह बिल्डर हो, या वह नौकरी पेशा वाला हो, या नेता या मंत्री या विधायक या छोटा सा कारीगर हो। सभी लोग मिल करके कह रहे हैं कि हम भारत के लोग इस भारतीय संविधान को बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। और सारी सत्ता, सारी पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग इस भारत को क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, उस बात को समझिए। क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। 3 शब्द पर ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 4 शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन चारों शब्दों पर कौन कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें पंथ निरपेक्षता हो, धर्म निरपेक्षता हो, लोकतंत्र हो, गणराज्य हो, समाजवादी हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, सारी शक्ति उसकी अपनी हो। ऐसा भारत हम लोग बनाने का सोचे हैं, सपना देखे हैं। यही आपकी प्रस्तावना कह रही है। जरा इसका अर्थ समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? देखिए 1947 के पहले भारत अंग्रेजों के कानूनों के अधीन था। भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। इसका अपना खुद का शासन नहीं था। इसका मतलब सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि गुलाम थे। भारत क्या था? गुलाम था। 1947 में आजादी मिली, 46 से संविधान बनना शुरू हुआ था, 1949 में बन करके तैयार हो गया था। उसमें लिखा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब क्या है कि हम किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं हैं। कोई भी राष्ट्र हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा है। सारी शक्ति का केंद्र हम खुद हैं। अपनी शक्तियां खुद निर्मित करते हैं
और अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रयोग खुद करते हैं, हमारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे, किसी बाहरी शक्ति के अधीन प्रभावित नहीं होंगे, किसी विदेशी प्रभाव में आकर के हम अपना काम नहीं करेंगे। यही तो है कौन क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सारे जो प्रभुता है वो हमारी अपनी खुद की होगी। हम किसी के दबाव में काम नहीं करने वाले हैं, किसी राष्ट्र के दबाव में काम करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब यही है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि हम किसी भी पंथ के सापेक्ष नहीं हैं, यानी हम किसी भी धर्म को, संप्रदाय को, किसी ऐसे संप्रदाय का समर्थन नहीं करेंगे, नहीं तो किसी का विरोध करेंगे। सीधी सी बात, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ना तो उसका कोई हिंदू धर्म है, ना तो कोई उसका सिख धर्म है, ना तो कोई उसका मुस्लिम धर्म है, ना तो कोई ईसाई धर्म है। उसका सीधा सीधा एक धर्म है, मानव धर्म, संविधान का धर्म, नियम का धर्म, कर्तव्यपरायणता का धर्म, लोकतंत्र का धर्म। ये सिंपल सी बात है। ये भारतीय संविधान कह रहा है कि आपका कोई धर्म नहीं है। इसमें कहीं भी ईश्वर की बात नहीं की गई है, कहीं भी अल्लाह की बात नहीं की गई है, कहीं भी ईसा मसीह की बात नहीं कही गई है। सीधी सी बात है कि हम सीधे सीधे किसी भी धर्म को समर्थन नहीं करेंगे, ना तो हम उसका विरोध करेंगे। जो अपने जगह है वो अपना सही से काम किसी को प्रभावित किए बिना सही से अपना करते रहे तो चलता रहेगा। सीधी सी बात। ऐसा देश बनाएंगे जो सारे धर्मों को समान रूप से देखता हो, सारे लोगों को समान रूप से देखता हो। यही कह रहे हैं। समाजवादी बनाएंगे, यानी कि ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सारे उत्पादन के साधनों पर, पूंजी के साधनों पर, संपत्ति के साधनों पर, भूमि के साधनों पर, जितने साधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के हैं, सब पर सबका समान अधिकार होगा, सबका बराबरी का हक होगा। यह है समाजवादी का विचार, कि ऐसे विचार समाजवादी विचार कहलाते हैं। तो भारत का संविधान कह रहा है भैया ऐसा ही बनाइए, पूंजीवादी मत बना दीजिए कि किसी एक को ही इस देश का शासन दे दीजिए, किसी एक को ही प्राइवेट के रूप में सब कुछ दे दीजिए कि वही सब कुछ करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ऐसा नहीं है। हम कैसा बनाएंगे? समाजवादी देश बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा गणराज्य, ऐसा देश बनाएंगे जो कि लोकतंत्र पर आधारित होगा। लोकतंत्र का सीधा मतलब है जहां का शासन प्रमुख, जो शासक है, वो प्रतिनिधि होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। जनता उसे वोट करेगी, जिसको वोट करेगी जो जीत जाएगा वही जनता के लिए कानून बनाएगा, वही जनता का मुखिया होगा, वही जनता की आवाज होगा, वही जनता का काम करने वाला होगा, वही जनता के हित में निर्णय लेगा, वही नीति बनाएगा। तो ये हो गया लोकतंत्र। ठीक है, जहां चुनाव के माध्यम से लोगों को चुना जाता है ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं, कोई एक व्यक्ति जाकर के, दो व्यक्ति जाकर के अपनी उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। गणराज्य का मतलब यह है कि राष्ट्र का प्रमुख, जैसे वहां क्या है इंग्लैंड में, तो वहां क्राउन होते हैं। भारत में क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो ये जो राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि देश का जो प्रमुख होता है, वो वंशानुगत नहीं होगा कि किसी राजा महाराजा का बेटा इस देश का प्रमुख था तो फिर उसका बेटा इस देश का प्रमुख हो जाएगा, वो मर जाएगा तो फिर उसका बेटा प्रमुख हो जाएगा, फिर उसके घर वाले हो जाएंगे, उसके घर वाले, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस देश का, वो राज्य का प्रमुख बनता रहेगा। ऐसा हमारे देश में नहीं है। राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख चुना जाएगा, वोटिंग की जाएगी और हर 5 साल पर उसे बदल दिया जाएगा। जो जीतेगा वही राज्य का प्रमुख होगा। तो ऐसे देश को गणतंत्रात्मक देश कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका भी क्या है? गणतंत्र है। अब देखिए, ये तो हो गया कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व वाला बना देंगे, कि अपना खुद का उसका शासन होगा, पंथ निरपेक्ष बना देंगे ताकि किसी धर्म में कोई भेदभाव ना हो, सरकार किसी को व्यक्तिगत रूप से जाकर के समर्थन न कर दे, लोभ ना दे दे ताकि उसका बढ़ावा हो, बाकी और धर्म लुप्त हो जाए। ऐसा नहीं करेगा सरकार। समाजवादी बनाएंगे ताकि सभी लोगों की समान रूप से भलाई हो, उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार हो, ऐसा हम बनाएंगे।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे ताकि जो है लोगों का हित बना रहे, राजतंत्र ना आ जाए, कोई एक व्यक्ति अनियंत्रित ना हो जाए, देश को बेच ना दे। ऐसा नहीं करेंगे, चुनेंगे ताकि लोग जो है कि वो नेता या जो प्रतिनिधि है वो जाकर के उन लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा कानून के माध्यम से बना करके। अब जरा देखिए, ये 4 हो गया। अब इसमें 3 न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि कैसा न्याय, आगे देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कह रहा है कि उसके समस्त नागरिकों को हम क्या दिलाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय की बात की गई भारतीय संविधान में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है, तो सिंपल सी बात है, 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में से हम सामाजिक न्याय को समझते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? समाज जो होता है वो लोगों से बनता है, वो विभिन्न लोगों से का समुदाय होता है जिसे हम समाज कहते हैं। उस समाज में जब किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा, किसी व्यक्ति का या समूह संगठन का शोषण किया जाता है, उसका अहित किया जाता है, तो उसी के खिलाफ में हम न्याय मांगते हैं। तो सामाजिक न्याय चाहिए, किसको चाहिए? जो अन्याय झेल रहा हो। ठीक है, तो इस समाज के कई अंग होते हैं, जैसे कई प्रोडक्ट होंगे, महिला और पुरुष होते हैं। ठीक है, और कौन होता है? शिक्षित, अशिक्षित। अगर हम ऐसे बांटे हैं तो 2 वर्ग होगा, शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर अगर बांटते हैं तब। उसके बाद धर्म के आधार पर तो कई धर्म, हिंदू धर्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, तो कई सारे लोग हो गए ना। अच्छा, इस तरीके से। और अगर देखेंगे वर्ग के आधार पर तो कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई जनरल, कोई माइनॉरिटी, कोई ट्रांसजेंडर, तो इस तरीके एसटी, ये सभी लोग वर्ग के आधार पर बटे हुए हैं या बांटा गया है। तो ये हो गए कंपोनेंट। ठीक है, समाज के कंपोनेंट हो, घटक हो गए। अब ये घटक, मान लीजिए शिक्षित महिला और पुरुष की बात हम करें तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? पुरुष है। इससे इनकार नहीं कर सकते आप कि पुरुष जो है प्रभावी नहीं है, क्योंकि हर जगह देखेंगे सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? पुरुष की है। परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे सबसे ज्यादा पुरुष में। नौकरी पेशा में कौन है? पुरुष है। समाज में अधिकतर बाहर जो प्रभाविता का नियम काम करता है, यानी कि जो प्रभाव रखता है समाज के बाहर, घर के बाहर, वो कौन रखता है? पुरुष। ठीक है, तो पुरुष अपने इस विचार को बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठता के विचार को बनाए रखने के लिए महिला को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, या उसको यूं डर लग रहा हो आज के समय में, पहले तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। तो ये इन सबों के कारण धीरे धीरे महिलाएं क्या हुई? कमजोर हो गई। तो जो कमजोर होता है उसका और शोषण होता है, जो अशिक्षित होता है उसका और शोषण होता है, जो शिक्षित होता है वो शोषण के नए नए विचार को प्रोड्यूस करता है, निकालते जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो कमजोर वर्ग होता चला जाता है, जो वंचित होता चला जाता है, वो अन्याय झेलता रहता है। तो भारतीय संविधान ने कहा कि ऐसे लोगों को जो अन्याय झेल रहे हैं, भारतीय संविधान उसको सामाजिक न्याय दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? सरकार के माध्यम से दिलाएगा, नई नई नीतियां बना के दिलाएगा, और उनको जो है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिला के उनको सामाजिक न्याय दिलाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो न्यायपालिका है ही, न्यायपालिका की स्थापना की गई है, वहां से वो जो है न्याय लेगा। तो धर्म के आधार पर भी आप देखेंगे जो बहुसंख्यक वर्ग होता है, अल्पसंख्यक वर्ग का अहित ही एक तरीके से हो जाता है, वो करते भी हैं। अगर वर्ग देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, तो इसमें आप देखेंगे जो जनरल का वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू दोज एससी, एसटी एंड ओबीसी, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी। तो ये जो वर्ग है अपने आप को उच्च वर्ग बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है, या वो उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी है, या आप कह लीजिए सत्ता में उनकी भागीदारी है, समाज में जो वैचारिक संपत्ति है उसकी भागीदारी है, भूमि पर जो कब्जा करने की बात है कि सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है, तो आप उसको भी देखेंगे तो उन्हीं के पास है।
गरीब अमीर ये दो घटक हो गए समाज के। तो गरीब क्या होता है, शोषित वर्ग होता है, अमीर क्या होता है, शोषक वर्ग होता है। अमीर इसीलिए अमीर हो जाता है क्योंकि उसने गरीब का पैसा किसी न किसी तरीके से अपने पास इकट्ठा कर लिया है, तो अमीर हो जाता है। तो धीरे धीरे वह शोषण की नई नीतियां बनाता है, उद्योग खोलता है। तो इस तरीके से उसको सामाजिक न्याय जब नहीं मिल पा रहा होता है तो उस सामाजिक न्याय किससे मांगने का प्रयास करता है, सरकार से और न्यायपालिका से। सरकार गारंटी लेती है कि हम आपको सामाजिक न्याय देंगे, क्यों? क्योंकि संविधान ने गारंटी ली है। संविधान जो सरकार है किसके अंडर में काम करती है, संविधान के अंदर में काम करती है। तो संविधान के अनुसार उसको चलना है। संविधान कह रहा है उसको सामाजिक न्याय दीजिए, कहीं से उसका शोषण नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई धर्म उसका शोषण नहीं करे। तो ऐसा जब होता है तो उसी को हम लोग कह रहे हैं सामाजिक न्याय। ठीक, अब आ जाइए आर्थिक न्याय पर। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया अर्थतंत्र पर एकाधिकार किसी का हो जाए तो अन्याय हो जाता है। अन्य लोगों के साथ क्या होगा, अन्याय होगा। सीधी सी बात है कि सारा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए, वो अमीर हो जाए, बाकी लोग क्या करेंगे? तब तो ये डिसबैलेंसी वाली बात आ जाएगी। अमूमन सरकार का प्रयास यही होता है कि जो अमीर और गरीब के बीच ज्यादा खाई है उसको कम कर दे। हाँ, आर्थिक न्याय का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बिल्कुल समानता ला दीजिए कि 10 रुपया उनके पास, 10 रुपया उनके पास, 10 रुपया उनके पास, 10 रुपया उनके पास, सबके पास 10-10 हो जाए। तो ये तो अगर हो गया तब पर भी ये चल नहीं पाएगा। ये भी एक तरीके से आप कहेंगे ना कि समाज का सबसे बड़ा अभिशाप हो जाएगा, चल नहीं सकता, क्योंकि सबके पास उतना ही है तो कोई एक दूसरे का करेगा भी नहीं। जब नहीं करेगा तो फिर सिस्टम नहीं काम कर पाएगा, सिस्टम नहीं काम कर पाएगा तो ये देश नहीं चल पाएगा। कोई भी देश छोटे बड़ों से होकर के चलता है, यानी कि जो अपने आप में खुद से अपने पूंजी को नियम से संविधान के दायरे में रख करके बढ़ाता है तो सीधी सी बात है वो अमीर होगा, वो ज्यादा पैसा वाला होगा। लेकिन अगर वो नियम से काम कर रहा है तो इसकी गारंटी है कि वह अपने अधीन काम कर रहे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। जब शोषण नहीं करेगा तो धन का उसके पास भी संग्रह होगा, जो उसके अधीन काम कर रहा है। अगर धन का संग्रह उसके पास भी हो रहा है तो एक जो समानुपातिक नियम काम करता है कि उनके पास भी इतना रेशियो होना चाहिए, उनके पास भी इतना रेशियो होना चाहिए, तो बना रहेगा रेशियो। एक बेचने वाला है तो उसके पास प्रोडक्शन का होना चाहिए, एक खरीदने वाला है तो उसके पास खरीदने भर का होना चाहिए, तब तो वो प्रोडक्शन का मतलब है। वो प्रोडक्शन करता रहे, उत्पादन करता रहे, लेकिन कोई खरीदार नहीं है, कोई खरीदने की किसी के पास क्षमता नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्शन करके क्या करेगा? इस तरीके से डिसबैलेंस ही आ जाएगी। तो ये आर्थिक अनियमितता हो जाएगी। आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति, जैसे किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, तो ऐसों के लिए आप जो है व्यवस्था करेंगे। कौन व्यवस्था करेगा? सरकार। ठीक है, सरकार किससे प्रभावित है? संविधान से। संविधान गारंटी ले रहा है कि हम आपको सरकार के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि राजनीतिक तंत्र में हर किसी की भागीदारी समानुपातिक रूप से होगी, बराबर होगी। हर किसी को वयस्क मताधिकार का अधिकार होगा, मत देने का अधिकार होगा। यह राजनीतिक न्याय का पहला पिलर है कि हर व्यक्ति अपना खुद का नेता चुनने के लिए स्वतंत्र है, अपना प्रतिनिधि चुनने का स्वतंत्रता वो रखता है, अधिकार रखता है। यह किसने दिया? भारतीय संविधान ने दिया। तो यह राजनीतिक न्याय का एक हिस्सा है। अब राजनीतिक न्याय में न्याय की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि पहले महिलाओं को राजनीति में हिस्सा कम मिलता था, जो वंचित वर्ग हैं उनको राजनीति में हिस्सा कम मिलता था। तो ऐसे लोगों को राजनीति में लाने के लिए, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, तो ऐसे लोगों को राजनीति में लाने के लिए राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया, ताकि उनका प्रतिनिधि संसद में जा सके, उनका प्रतिनिधि विधानसभाओं में जा सके, उनके आवाजों को, उनकी भावनाओं, विचारों को संसद तक ले जा सके, ताकि उनका कल्याण हो सके। अमूमन यही होता है कि हर कोई व्यक्ति अपने वर्ग से, अपने जाति से, अपने धर्म से ज्यादा प्रभावित होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने इन स्वार्थों को छोड़ करके, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, इन सबों को छोड़ करके ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। और जो ऐसा हो जाता है
वो तो शाश्वत समझिए कि साक्षात ईश्वर के समान है, लेकिन ऐसा दर्शन आपको मिलेगा नहीं, कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखेंगे हर कोई बायस्ड है आज के समय में। राजनीतिक न्याय, अब आ जाइए स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता की बात 5 की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की। आपको पता है कि समाज हमारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के वैचारिक संपत्तियों से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति अपना अलग अलग विचार रखता है। नेता एक होता है, इस देश को चलाने वाला एक प्रधानमंत्री है, उसको वोट देने वाले अलग अलग विचारों के हैं। कोई उनको पसंद करता है, कोई उनको पसंद नहीं करता है, तो अलग अलग विचार हो गया ना। लेकिन वो क्या करते हैं, सबको समान रूप से नीतियों से प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि जो उनको वोट नहीं दिया उसको नीति से बाहर रखते हैं, कि लिख देते हैं भैया हम आपको नीति से बाहर रख रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो ऐसे पदों पर जो पहुंच जाता है उसका भी अपना एक विचार होता है। जो ऐसे पदों पर नहीं पहुंचता है उसका भी अपना विचार होता है। जो अच्छे संस्कारों में पला होता है उसका भी अपना विचार होता है। जो शिक्षित है उसका भी अपना अलग विचार होता है। जो अशिक्षित है उसका भी अपना अलग विचार होता है। जो ईसाई धर्म को मानने वाला है उसका अपना अलग विचार होता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले का अपना अलग विचार होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले का अपना अलग विचार होता है। तो अलग अलग विचारों से भरा पड़ा हमारा देश है। तो यही तो खूबसूरती हमारे देश की। इसी विचार को फैलाने के लिए, इसी विचार को पोषित करने के लिए, इसी विचार को भारत की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान ने स्वतंत्र छोड़ा है कि भैया आप अपना विचार रख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, मुझे इस धर्म को मानना है या नहीं मानना है, मुझे नास्तिक होना है कि आस्तिक होना है। हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं बाधित हो जाती है कि जहां किसी दूसरे की स्वतंत्रता आपके स्वतंत्रता से प्रभावित होने लगती है। यहीं पर आपको युक्ति निर्बंधन लगाया जाता है। बंधन है युक्ति जो 19 का 1(2 है, आर्टिकल 19(1)(2), तो उसमें ये बातें की गई है कि आपको जो है नीतिगत रूप से आपको रोका गया है कि आप किन किन चीजों से आपकी स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान की अखंडता प्रभावित हो जा रही है तो आपको रोक दिया जाएगा। आप ऐसा बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म होने वाला है, आपको रोक दिया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। आप ऐसा पढ़ा रहे हैं कि देशद्रोह का मामला हो जा रहा है तो आपकी वो जो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति वो रोक दी जाएगी। तो विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप प्रेस को देखिए, जो मीडिया वाले हैं, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये अभिव्यक्ति के साधन हैं। यहां पर लोग अपने विचारों को प्रिंट मीडिया के माध्यम से लिख के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी, रेडियो, इन सबों के माध्यम से लोग अपना विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। विश्वास, हर कोई अलग अलग विश्वास को धारित करता है। वह ईश्वर में विश्वास करता है या नहीं करता है, यह उसका निजी विचार है, इसकी स्वतंत्रता है। उसको भारतीय संविधान कह रहा है। भारतीय संविधान कहने का मतलब भारत का संसद कह रहा है, विधानसभा कह रहा है। धर्म की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों आकर के कह दे, तो कोई भी व्यक्ति ये आकर के नहीं कह सकता कि आप हमारे ही धर्म को मानिए, हमारे धर्म का अनुसरण कीजिए। आप पर दबाव नहीं डाल सकता। आपकी इच्छा है, आप अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, किसी के दबाव में आकर के धर्म का आचरण आप नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो वह भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो एक कितना खूबसूरत सा हमारा देश है, हमारा भारतीय संविधान है। यही तो है खूबसूरती, और क्या। आप अपने धर्म को मानने के लिए, आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। सोचिए, आप दबाव में नहीं है, आपको दबाव नहीं डाला गया भैया अब भारत का संविधान, इसमें ज्यादा हिंदी बोलने वाले हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने से मना कर दिया जाएगा। सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं तो आप अंग्रेजी मत बोलिए। सभी लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो आप भी हिंदू धर्म को ही मानिए। वो इस्लाम धर्म को मान रहे हैं तो आपको इस्लाम धर्म मानना चाहिए। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो आपको भी बौद्ध धर्म अनुयायी। ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो भारतीय संविधान खूबसूरत संविधान है।
इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे खूबसूरत संविधान इसीलिए कि आपको स्वतंत्र छोड़ा गया है। आप अपने विचारों को खूब मानिए, अपने विचारों खूब प्रचार कीजिए, अपने धर्म को खूब आचरण कीजिए, अपने परिवार का आचरण कराइए, रिश्तेदारों का आचरण कराइए, लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। व्यक्तिगत रूप से हर किसी को, पेट में पल रहे बच्चे को भी अधिकार दिया गया है कि उसकी मां उसे नहीं मार सकती है, यद्यपि उसका पेट खुद अपना है। उस पेट में पल रहा जो बच्चा है उसे मारने का अधिकार उसके मां को भी नहीं है, यह भारतीय संविधान कहता है। आप सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा संविधान हमारे निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है। क्या बात है। धर्म की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब पहले धर्म की स्वतंत्रता नहीं रही होगी ना, सीधी सी बात है। विचारों की स्वतंत्रता पहले नहीं रही होगी, सीधी सी बात है, तभी तो स्वतंत्रता की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए देने की बात हो रही। आपको क्या दिया जाता है जो आपके पास नहीं होता है? जो आपके पास है वही दिया जाएगा आपको। आपका 10 जोड़ी कपड़ा है तो फिर दिया जाएगा, लो भैया पहन लो, नहीं ना। आपके पास नहीं है तो दिया जाएगा। आपके पास घर है तब वो दिया जाएगा, भैया लो 5-6 घर और रहो इसमें। ऐसा नहीं, आपके पास घर नहीं है तो आपको घर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी देखिए, प्रधानमंत्री जी, वो जिसके पास घर नहीं उसको घर दे रहे हैं ना, और जिसके पास है ऑलरेडी उसको क्या देंगे? उसको तो रहने के लिए छत है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, बेसिक नीड है ही। जिसके पास बेसिक नीड नहीं है उसे कोटे के माध्यम से राशन दे दिया जाता है। यह भी हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है। 2013 में आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कांग्रेस ने बना करके दिया था भारतीय लोगों को। तो उसके तहत कोटा के माध्यम से आपको बहुत सस्ते में चावल, दाल और चना ये सब दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है। उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई कि आप जिस तरीके से चाहिए ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहिए आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी तरीके से, है ना, झुक करके, उठ करके, सो करके, चाहे जैसे आप पूजा पाठ कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। समता की बात की गई है भारतीय संविधान में। कौन सी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, नथिंग इज गॉन। मतलब यह है कि आपका धन गया तो कुछ भी नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, लेकिन करेक्टर गया तो सब कुछ गया। तो ये कौन कह रहा है भैया? भारतीय संविधान कह रहा है कि आपका करेक्टर बना रहना चाहिए, आपकी गरिमा आपके पास होनी चाहिए। यह भारतीय संविधान आपको दे रहा है। कोई व्यक्ति आपके अधिकारों को छीन नहीं सकता, आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा यह संविधान, भारतीय संविधान। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अब इन चीजों में देखिए कि प्रतिष्ठा यानी इज्जत, तो आप देखे होंगे समाज में कि 2-3 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से एक जो है कि समाज में प्रभावित व्यक्ति हैं, और एक जो है कि नॉर्मल आपके गांव में आसपास पड़ोस रहते हैं, कोई सर्विस में नहीं है। तो सामान्यतः उनके आने से कुर्सियां खाली नहीं हो जाती हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो ताम खूब अपना चंदन वंदन लगाए और काफी समाज में रसूख रखता है, वो जब आता है लोग कुर्सियां खाली कर देते हैं। तो प्रतिष्ठा, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो यहां पे भेद हो जा रही है कि एक व्यक्ति की तो आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति का आप खुद खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं। आओ भैया, आओ आओ। क्यों भाई? ये इंसान नहीं है, इसका भी अपना इज्जत है, इसकी भी अपनी इज्जत है, उनका भी अपना स्वाभिमान, इज्जत है। उनका भी अगर सम्मान करते हैं, इनका भी करिए, आदर कीजिए, तब तो आपकी इज्जत करेंगे, आदर करेंगे। ये भारतीय संविधान कह रहा है कि आपको प्रतिष्ठा में समानता मिलेगी, कोई आपकी इज्जत को आंच नहीं पहुंचा सकता है। अवसर की समानता, अवसर की समानता का मतलब यह है कि शिक्षण संस्थाओं में, नौकरी पेशा में, राजनीति में, सार्वजनिक स्थलों पर सबको समान रूप से अवसर दिया जाएगा। भैया ट्रेन में सब बैठेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें जनरल वाले बैठेंगे, उसमें ओबीसी वाले बैठेंगे, उसमें एसटी वाले बैठेंगे, उसमें ओबीसी वाले, उसमें जनरल वाले, उसमें माइनॉरिटी वाले और उसमें ट्रांसजेंडर बैठेंगे। ऐसा नहीं है।
भारतीय संविधान कह रहा है भैया सबको समान अवसर दिया जाएगा बैठने के लिए, क्योंकि सारे लोग मानव हैं। उसमें एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए सीटें आरक्षित नहीं होती हैं कि भैया यहाँ एससी वाला बैठेगा, यहाँ जनरल वाला बैठेगा, यहाँ ओबीसी वाला बैठेगा, यहाँ ट्रांसजेंडर बैठेगा, है ना। हाँ, विशेष सुरक्षा के लिए महिलाओं को अलग सीटें दी जाती हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया जा रहा है। अगर उनकी सुरक्षा बनी रहेगी तो वो बनी रहेंगी, अगर वो बनी है तो समाज बना रहेगा, समाज बना है तो सामाजिक समरसता बनी रहेगी, सामाजिक समरसता बनी है तो देश बना रहेगा। पढ़ाई लिखाई शिक्षण संस्थाओं में भी सबको समान अधिकार दिया जाएगा। किसी को आप ये नहीं कह सकते भैया तुम जनरल के हो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, ये एससी का स्कूल है, ये जनरल का स्कूल है, तुम एससी के हो तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम ना भैया तुमको नहीं आने देंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय संविधान सबको समान अवसर दे रहा है। परीक्षा में बैठा जब जाता है तो सबको समान रूप से जो है आमंत्रित किया जाता है, भैया सब लोग आइए, जो योग्यता रखता है इंटर की, जो योग्यता रखता है ग्रेजुएशन की, जो बीटीसी की, पोस्ट ग्रेजुएट की, तमाम तरीके की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जो उन योग्यताओं मानकों पर खरा उतरता है तो उनको अवसर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, किसी भी दृष्टिकोण से, क्षेत्र से आते हों, भाषा से आते हों, सबको जो है बुलाया जाता है कि आइए, स्वागत है आपका। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा यानी कि इज्जत सर्वोपरि है। आर्टिकल 21 आपके गरिमा को, आपकी निजता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आपकी इज्जत का कोई फलूदा नहीं कर सकता है। ऐसे चीजों को बढ़ाने के लिए, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान कह रहा है भैया बंधुता बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, एक दूसरे में प्रेम बढ़ाओ। एक दूसरे में प्रेम कैसे आएगा भैया? तू पढ़ा लिखा, वो पढ़ा लिखा, और चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सब एक दूसरे के साथ खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, शादी में नाचेंगे, सब लोग एक साथ सब कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन दबाव नहीं कि हाँ भैया आप लोग जो है कि जनरल वाले जनरल में शादी करें, दबाव नहीं है। ओबीसी वाले ओबीसी में शादी करें, एससी वाले एससी में शादी करें, ठीक है, ये दबाव नहीं है, ये उनकी मर्जी है। ये पहले से सिस्टम उनके जहन में आ चुका है कि अब इसी में रहना है। लेकिन हाँ, जब आप देखेंगे कि जब इन चीज़ों से लोग ऊपर उठ जाते हैं, जब आर्थिक स्थिति उनकी सर्वे सर्वा हो जाती है, ये मायने रखता है, तो जाति, धर्म, संप्रदाय ये बहुत दूर छूट जाता है। आप देखेंगे 2015 की आईएएस टॉपर टीना डाबी और आईएएस सेकंड टॉपर अतार आमिर खान, दोनों ने शादी की थी। वो जम्मू कश्मीर के निवासी, इस्लाम धर्म को अनुसरण करने वाले व्यक्ति, और ये दिल्ली की निवासी, भोपाल की टीना डाबी, ये एससी कैटेगरी में आती, हिंदू धर्म की। तो अलग अलग धर्मों के थे, शादी हुई ना, तो अपने खुद के विचार से अगर सहमत हैं तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं सहमत है तो नहीं कर सकते, उनकी स्वतंत्रता है। वो भारतीय संविधान ने स्वतंत्र छोड़ा है कि आप लोग कहीं भी अपना सिस्टम बनाए रखिए। तो ऐसे बंधुता को बढ़ाए रखने के लिए, बंधुता भाईचारा को बनाए रखने के लिए इस संविधान में ये सारी चीजें की गई हैं। कैसे आएगा? जब सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलेगा तब न भाईचारा बढ़ेगा। कि आप शोषण करते रहिए, वो कहेंगे भैया नमस्ते, वो शोषण फिर करते रहे भैया नमस्ते, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप उनको पैसा रुपया धन दौलत से नवाजिए ना, सिर्फ काम करवाते रहिए, ठीक है। भाईचारा जब बना रहेगा तो समाज बना रहेगा, समाज बना रहेगा, देश बना रहेगा। और उसके लिए जरूरी है कि नियमों को पालन करना, जरूरी है कि इसको आप पढ़िए, समझिए, अनुसरण कीजिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो अनुसरण कहाँ से करेंगे? जब अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर समाज में लागू नहीं होगा। जब समाज में लागू नहीं होगा तो भाईचारा नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा समाज अच्छे से काम नहीं करेगा। जब समाज अच्छे से काम नहीं करेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, लोकतंत्र सही से काम नहीं करेगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप इसको जानिए, इसका अनुसरण कीजिए, इसका अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, समाज में प्रयोग कीजिए और भाईचारा बनाए रखिए। तब भारतीय संविधान की इज्जत है, वरना आप भारतीय संविधान की इज्जत नहीं करते हैं। अगर नहीं ये सब फॉलो नहीं करते तो आप संविधान की इज्जत नहीं करते। संविधान का इज्जत नहीं करने का मतलब देश का इज्जत नहीं करना, देश के लोगों का इज्जत नहीं करना। क्योंकि ये कह रहा है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारतीय के लोग तो बना रहे हैं भैया। इस संविधान को अंगीकृत कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं। अधिनियमित कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं। इस देश को
इस संविधान को, देश को सौंप कौन रहा है? आप ही कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि आप नहीं गए, आप वोट देकर के दूसरे भेज दिए, ठीक है, अलग अलग लोगों को वहां भेज दिए संविधान सभा में, तो उन्होंने संविधान बना करके आपके सामने पेश कर दिया, भैया ये है तुम्हारा काम, इसी से तुम चलोगे, यही तुम्हारा भविष्य का रास्ता है, ऐसा ही तुम्हारा भविष्य होगा, ऐसा ही तुम्हारा देश होगा जैसा इसमें लिखा है। समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्र होगा, भाईचारा होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, बंधुता होगा, लोगों में गरिमा होगी, न्याय होगा, समानता होगी। ये सब होगा कब? जब इसका पूर्ण से लागू होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब पूर्ण से लागू नहीं है भैया, समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।